हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया? जब कोई फोटोन धातु पर गिरता है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही क्रिया करता है। जब कोई फोटोन धातु पर गिरता है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही क्रिया करता है। ये किसने बताया था? ये आइंस्टीन ने बताया था। और फिर आइंस्टीन ने बताया कि जब फोटोन धातु पर गिरता है तो फोटोन की ऊर्जा दो तरीके से काम में आती है, दो रूपों में काम में आती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने में जो आवश्यक ऊर्जा होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में खर्च ऊर्जा। तो ध्यान रहे, जो प्रकाश आता है वो प्रकाश के अंदर फोटोन होता है। तो आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है E इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू दो प्रकार से काम में आती है। एक तो नंबर एक, इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। दूसरी, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में आवश्यक ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? ई इक्वल टू एच न्यू होती है। और इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? फाई नॉट होती है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। आपने पढ़ा होगा। तो कार्यफलन फाई नॉट इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नोट होता है। एच न्यू नोट होता है। फाई नॉट इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नोट। ठीक है। तो जहाँ न्यू नोट क्या होती है? देली आवृत्ति होती है। तथा दूसरी ऊर्जा कौन सी होती है? यदि इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ गया तो उसको गति देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा काम में आती है, इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा काम में आती है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम लगाते हैं। तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? एच न्यू इक्वल टू क्या बन जाता है? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। फिर एच न्यू नोट को आगे भेज देते हैं, फिर आगे जाके माइनस का बन जाता है। तो ये वाली आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त होती है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। और इस समीकरण के ऊपर अच्छा से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ध्यान रहे, जहाँ पर एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वी क्या? इलेक्ट्रॉन का वेग है। एच प्लांक नियतांक है। न्यू क्या? न्यू फोटोन की आवर्ती है, न्यू। और न्यू नोट क्या है? फोटोन की देहली आवर्ती है, जो कि न्यूनतम निश्चित आवर्ती होती है। तो यह आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। अब देखो, इसमें केस फर्स्ट देखेंगे, समीकरण 5। यहाँ तक अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे केस फर्स्ट। यदि आवर्ती न्यू लेस देन न्यू नोट हो, यदि न्यू का मान न्यू नोट से कम हो, मतलब जो न्यू है ना वो इससे कम हो, जैसे कि ये मान लो 5 मान लो और ये 6 मान लो। अगर न्यू नोट 6 है और अगर ये 5 हर्ट्ज हो, तो अगर न्यू का मान 5 हर्ट्ज हो, इसका मान 6 हर्ट्ज हो, अर्थात जो आवृत्ति होती है, आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से कम हो। अर्थात क्या हो कि जो आपतित फोटोन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या हो? कम हो। मतलब न्यू लेस देन न्यू नोट। ठीक है। तो अगर इसका मान 5 है, इसका मान 6 मान सकते हो आप। तो 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस का आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि छोटी संख्या ये है। तो छोटी संख्या ये है, फिर ये वाली बड़ी संख्या बता रहा है कि न्यू लेस देन न्यू नोट बता रहा है। तो न्यू लेस देन न्यू नोट है। अगर यहाँ पर 5 मानते हैं, यहाँ 6 मानते हैं, तो 5 माइनस 6 क्या बन जाएगा? 5 माइनस 6 कितना होता है भाई? -1 होता है ना। तो 5 माइनस 6 कितना होता है? -1 होता है। इसलिए इसका मान ऋणात्मक आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 एम वी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और ये गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा का मान कभी नेगेटिव नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो नेगेटिव हो सकता है, और कुल ऊर्जा का मान भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मान कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यह स्थिति पॉसिबल नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि न्यू लेस देन न्यू नोट करने पर, अर्थात देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति करने पर, गतिज ऊर्जा का मान लेस देन 0 आ जाता है और ऋणात्मक आ जाता है। और इसका मान यदि ऋणात्मक आ गया, जो कि संभव नहीं होता है, अर्थात कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर फोटोनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा का मान नेगेटिव आ गया।
अगर गतिज ऊर्जा का मान नेगेटिव आ गया तो गति नहीं करेंगे ना, बाहर भी नहीं आएंगे, वो सदस्य बाहर भी नहीं आएंगे और न ही वो गति करेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान नेगेटिव हो गया और यह स्थिति संभव नहीं होती है। न्यू लेस देन न्यू नॉट संभव नहीं होता है, क्योंकि दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश आने पर, दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर फोटोनों का इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता, ये बात यहाँ से आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट हो रही है। तो ये हमने पहले इसकी प्रायोगिक व्याख्या भी कर ली थी, इसकी हमने ये प्रायोगिक के अंदर पढ़ा था कि दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, और यह कंडीशन अर्थात जो आवृत्ति है वो दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए। तो ये बात हमने यहाँ से आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से सिद्ध की है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव माना जाता है और नेगेटिव मान पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात देखेंगे, यदि आवर्ती न्यू बराबर क्या न्यू नोट हो, यदि आवर्ती का मान न्यू की, यदि न्यू बराबर न्यू नोट कर देंगे यहाँ पर, यदि न्यू का मान न्यू नोट कर दिया तो एच नोट माइनस एच टी नोट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो इसका मान जीरो आ जाएगा। तो यदि आवर्ती न्यू बराबर न्यू नोट हो तो समीकरण 5 से देखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू नोट माइनस एच न्यू नोट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, ये गतिज ऊर्जा का मान जीरो आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर आएगा वो गति नहीं करेगा, मतलब सतह से बाहर तो आ जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो हो जाता है। यदि आवर्ती दहलीय आवृत्ति के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो हो जाता है और वो उत्सर्जित होकर के धातु सतह पर आ जाते हैं। सतह पर आने के बाद वो गति नहीं करेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान जीरो आ रहा है। तो ध्यान रहे, यदि आवर्ती दहलीय आवृत्ति के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, सिर्फ वो सतह पर आकर रुक जाएंगी। और ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो तभी गति होंगी, तभी उनके पास गति ऊर्जा आएगी जब उनकी आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक हो। तो ध्यान रहे, यदि ये लेस देन आवृत्ति है, ये बराबर आवृत्ति है, और आगे यदि ग्रेटर देन करेंगे, अगर इसका मान अधिक कर देंगे तो वो गति भी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे अपन कि निरोधी हो वी नोट व आवर्ती न्यू में संबंध है, निरोधी हो वी नोट व आवर्ती न्यू में संबंध। देखो अपने ये दो जो टॉपिक पढ़े हैं, ये केस फर्स्ट केस सेकंड, ये आगे भी हम काम में लेंगे, ये यहाँ पर केस फर्स्ट केस सेकंड इसमें काम में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो ध्यान रहनी चाहिए बात ये आपको। तो देखो निरोधी हो वी नोट व आवर्ती न्यू में संबंध, रेखिक संबंध, ध्यान रही हमने ये ग्राफ पहले ही पढ़ लिया था। ये देखो ये हमने इसकी प्रायोगिक व्याख्या की थी, तब हमने निरोधी व वी नोट और आवर्ती न्यू में एक ग्राफ बनाया था, और वो एक लीनियर ग्राफ आया था, एक रेखिक ग्राफ आया था वी नोट व आवर्ती न्यू में, कि फोटोन की आवृत्ति बढ़ाने पर, आपतित फोटोन की आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी हो का मान बढ़ता है। देखो ऐसे ग्राफ आया था इस प्रकार से कि 3 मान आए थे कि आवृत्ति का मान बढ़ाने पर अलग अलग इस प्रकार से, ये ग्राफ ये, फिर इस प्रकार से एक ग्राफ यहाँ पर, एक ग्राफ यहाँ से, तो 3 ग्राफ बने थे अलग अलग आवृत्ति पर अलग अलग निरोधी हो आता है। तो इसलिए हमने इसके आगे एक ग्राफ और भी बनाया था जो कि रेखीय ग्राफ बन रहा था। ठीक है, तो हम इस संबंध ज्ञात करेंगे, इसमें आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण काम में आएगी। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू नोट माइनस एच न्यू नोट, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण होती है। ध्यान रहे न्यू नोट क्या होता है भाई, न्यू नोट होता है दहलीय आवृत्ति। अब देखो निरोधी विभव की परिभाषा से, इसमें निरोधी विभव की परिभाषा भी काम में आएगी, क्योंकि संबंध निकालना है इसमें। तो निरोधी विभव की परिभाषा क्या होती है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जब हमने उसकी प्रायोगिक व्याख्या पढ़ी थी, तो प्रायोगिक व्याख्या के अंदर ये प्रायोगिक परिणाम पढ़ रहे थे, पहला ही प्रायोगिक परिणाम शायद, ठीक है ना। तो पहले ही प्रायोगिक परिणाम के अंतर्गत ये फॉर्मूला आया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो निरोधी हो पर निर्भर करती है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो निरोधी हो जो किए गए कार्य के बराबर होती है। कि इलेक्ट्रॉन को, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए किया गया जो कार्य होता है, ए वी नोट, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये मैंने उस टाइम बताया था आपको, तो ये समीकरण वहाँ से आया है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू ए वी नोट। तो ये संबंध आपको आना भी चाहिए, ये संबंध भी आपको आना चाहिए। तो दोनों समीकरण काम में ले लेंगे भाई, एक और दो, तो समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा, यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे वाले, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो ए वी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है, तो ये बराबर हो गए दोनों। फिर मैंने ई को आगे बटा में भेज दिया, भाग में भेज दिया, ई इसके बटा में भी आ गया और ई इन दोनों के बटा में आ गया। अब देखो यहाँ पर वैसे तो ये समीकरण आ चुका है कि निरोधी वी नोट और आवर्ती में संबंध आ चुका है, वैसे तो ये संबंध भी सही है, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, इतना भी आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप आगे आप कार्यफलन के पदों में आंसर चाहिए, यदि आपको कार्यफलन के पदों में आंसर चाहिए तो आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इतना भी सही है। तो देखो वी नोट और न्यू में संबंध आ गया है, संबंध तो इतना ही है। लेकिन यदि आप आगे करना चाहो तो कर सकते हो, एक कार्यफलन फाई नोट इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नोट होता है,
ये कार्यफलन की परिभाषा होती है भाई, हमने देखा था उस टाइम कि देली आवर्ती के बराबर यदि आवर्ती आती है तो वो ऊर्जा होती है फाई नॉट। न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, कार्यफलन कहलाती है। फाई नॉट इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है, ये मान याद रख देंगे। तो 3 व 4 से तो फाई नॉट रख देंगे यहाँ पर, फाई नॉट। तो वी नॉट इक्वल टू क्या जाएगा, वी नॉट है एच एच अपॉन ई न्यू, और एच नॉट का मान कर दिया फाई नॉट। फिर मैंने देखो क्या किया, ये भी आंसर सही है। फिर मैंने एच अपॉन ई को अलग कर लिया थोड़ा सा, एच अपॉन ई को अलग कर लिया, और न्यू को गुणा में है ही, न्यू यहाँ गुणा में है, माइनस फाई नॉट अपॉन ई। तो ये संबंध बन गया भाई, देखो आवर्ती न्यू और निरोधी हो वी नॉट। और निरोधी विभव की परिभाषा क्या होती है, निरोधी विभव की परिभाषा क्या होती है भाई, वह ऋणात्मक विभव जहाँ पर धारा का मान शून्य हो जाता है। एनोड विभव का वह ऋणात्मक मान जहाँ पर धारा का मान शून्य हो जाता है, तो वो ये परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। तो वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। ठीक है, तो ये एक नया इक्वेशन बन गया, और ये संबंध होता है समीकरण, यह समीकरण वी नॉट व आवर्ती न्यू में रैखिक संबंध को व्यक्त करता है। अब देखो समीकरण 5 की एक रेखा का समीकरण देखो भाई, यह यहाँ वी नोट है, यहाँ न्यू है, तो मैथ वाले जानते हो शायद इसको, मैथमेटिक्स के अंदर आता है ये, तो 11th क्लास में आता है रेखा का समीकरण। तो समीकरण 5 एक रेखा का समीकरण होता है, मैथ के अंदर आता है लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक रेखा का समीकरण होता है, और रेखा का समीकरण वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ सी क्या होता है वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड है, एम क्या होती है प्रवणता, वाई क्या होता है वाई एक्स एक्स, और एक्स क्या होता है एक्स एक्स होता है। तो ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है वाई इक्वल टू, नहीं ढाल रूप में होता है, ढाल रूप में एक रेखा का समीकरण होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो तुलना करेंगे दोनों को, दोनों तुलना करेंगे, तो वाई को मान लेंगे, देखो यहाँ वाई है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको वाई मानेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स और सी। ठीक है, तो दोनों तुलना करेंगे 5 व इसकी समीकरण की, तो इसको मान लेंगे वाई, इसको मान लेंगे एम, इसको मान लेंगे एक्स, इसको मान लेंगे सी, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाएगा ये। ठीक है भाई, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा वी नोट, और एक्स इक्वल टू क्या जाएगा आवर्ती, ग्राफ बनाएंगे दोनों के मध्य, वी नोट और वी नोट को लेंगे वाई एक्स पर, और न्यू न्यू को लेंगे एक्स एक्स पर, तो इन दोनों के मध्य ग्राफ बन जाएगा। दो बच गई, ये चीज़ क्या है, एच पोन ई क्या है, एच पोन ई तो है ढाल, एम है, एम का मान तुलना करने पर, और ये नियतांक बच गया, नियतांक क्या बच गया, सी इक्वल टू माइनस फाइव नोट अपॉन ई नियतांक बच चुका है। ठीक है, तो मैंने तुलना कर दी भाई, वाई इक्वल टू क्या आ गया वी नोट आ गया, एक्स एक्स पे मैंने आवर्ती ली है, वाई एक्स पे मैंने वी नोट ले लिया, ढाल का मान, ढाल क्या होता है झुकाव होता है भाई, मैथ के अंदर आता है एम इक्वल टू एच अपॉन ई, प्रवणता होती है, नियतांक सी इक्वल टू क्या होता है माइनस फाइव नोट अपॉन ई, ध्यान रही नियतांक माइनस का आ रहा है, तो यदि नियतांक माइनस का आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, ये नियतांक माइनस का आ रहा है ना, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। देखो यहाँ पर अगर नियतांक प्लस का होता तो ये वाला ग्राफ यहाँ बनता, ये वाला ग्राफ यहाँ बनता। तो ध्यान रहे इस वाले ग्राफ में जो नियतांक आता है वो सी माइनस का आता है, इसलिए ग्राफ हमेशा ही नीचे की तरफ बनेगा। तो ये ग्राफ बन गए, एक रेखा का समीकरण आ रहा है, तो एक रेखा बन गई, स्ट्रेट लाइन बन रही है, और यहाँ पर क्या है न्यू बराबर न्यू नोट है, इस पॉइंट पर क्या होगा न्यू बराबर न्यू नोट होगा, क्योंकि यहाँ पर वी नोट का मान जीरो हो जाएगा, और जब वी नोट का मान जीरो होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी जीरो होता है, तो इस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा का मान जीरो होता है, आपने देखा होगा न्यू बराबर न्यू नोट आया था ना, तो उस टाइम गतिज ऊर्जा का मान जीरो आया था। अगर गतिज ऊर्जा जीरो है ना तो श्योर ही वी नोट भी जीरो होता है, यहाँ से वी नोट आप जीरो कर सकते हो, तो ये कोई खास बात नहीं है। और ये सी का मान नियतांक हो गया, फाई नोट यहाँ क्या है कार्यफलन है, और एम यहाँ ढाल है, और एम बराबर टेन थीटा भी होता है, और एच पोन ई, तो एम बराबर क्या है एच पोन ई आ गया। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आवर्ती न्यू, ध्यान रहे ग्राफ बनता है किसके बीच में है, आवर्ती न्यू और वी नोट के बीच बनता है, और क्यों बनता है क्योंकि ये समीकरण, ये वाला समीकरण आता है। ठीक है, तो ये हमने रैखिक संबंध देख लिया वी नोट और न्यू में, तो ये वाला जो समीकरण है वो न्यूमेरिकल के अंदर कई बार काम में आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये वाला टॉपिक, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि आइंस्टीन द्वारा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखते हुए, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, साथ ही आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर, ऐसे नहीं है, देखो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करके आए हैं, अपन ने इसकी प्रायोगिक व्याख्या भी की थी, अपन ने चीर सम्मत तरंग सिद्धांत और प्रायोगिक परिणामों के बीच तुलना भी की थी, है ना, तो इसकी व्याख्या तो हम कर चुके हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अपन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर यहाँ पर जो व्याख्या करेगा वो आइंस्टीन करेगा, आइंस्टीन अपने समीकरण के आधार पर,
आइंस्टीन अपनी प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नाम देगा कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ये 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा इसमें। और साथ में अगर 3 नंबर में आएगा